राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर आपका स्वागत है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आज सबसे पहले भारत के महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी जल्द से जल्द स्वस्थ हों और होली से पहले वे राष्ट्रपति भवन में लौटकर सभी राष्ट्रवासियों को होली की शुभकामना दें। यही माता से प्रार्थना। महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी अस्वस्थ हो गए हैं। रूटीन चेकअप के लिए रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल में उन्हें ले जाया गया। वहाँ चिकित्सकों ने बताया है कि उनकी हालत स्थिर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके पुत्र से बात की, वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी का हालचाल लिया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने इस बात के लिए संपूर्ण शुभचिंतकों का, राष्ट्रवासियों का धन्यवाद किया है जो उनके अस्वस्थ होने की खबर के बाद लगातार शुभचिंतकों द्वारा उनके स्वास्थ्य का हालचाल लिया गया। वे दिल से सभी शुभचिंतकों का धन्यवाद किया है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपको यह बताएं, आज संपूर्ण देश में फिर से एक बार कोरोना अपना पांव पसारना शुरू कर दिया है। 10 राज्यों की स्थिति काफ़ी चिंताजनक है। सभी राज्य सरकारें अपने अपने स्तर से कोरोना के रोकथाम की दिशा में फिर से सक्रिय हुए हैं, लेकिन आम नागरिकों से भी आग्रह है, निवेदन है कि वे 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी और समय समय पर अपने हाथों की सफाई करते रहें। नहीं तो पिछले वर्ष इसी महीने में मार्च में कोरोना ने दस्तक दिया था और पूरे 1 साल तक कोरोना ने जो तांडव नृत्य किया उससे भारत की अर्थव्यवस्था ही नहीं बल्कि भारतीयों के जो एक सपने थे, भारतीयों के जो एक अरमान थे, वो सभी कोरोना ने निगल लिया। भारतवासियों के लिए खुशी की बात है जो भारत में 2 वैक्सीन उपलब्ध है। सरकारें वैक्सीन उपलब्ध करा रही है। आप भी आगे बढ़कर जाएं और वो वैक्सीन लें ताकि आप कोरोना पर विजय प्राप्त कर सकें। 1 अप्रैल के बाद 45 वर्ष के उम्र तक के लोगों को कोरोना वैक्सीन लगना शुरू हो जाएगा। अभी भी कई केंद्रों पर कोरोना वैक्सीन लगाए जा रहे हैं। आप जाकर कोरोना वैक्सीन अवश्य ले लें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपको यह भी बता दें कि आज असम और पश्चिम बंगाल में प्रथम चरण का चुनाव हो चुका है और पश्चिम बंगाल में 30 सीटों पर और असम में 47 सीटों पर मतदान हुआ है। कहीं से कोई ऐसी अप्रिय वारदात की सूचना अब तक नहीं है। छुटपुट वारदात के अलावा मतदान शांतिपूर्ण रहा। बंगाल के कुछ सीटों पर
टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने, टीएमसी के मतदाताओं ने आरोप लगाया कि उन्हें मतदान करने से रोका जा रहा है, लेकिन यह सिर्फ एक राजनीतिक हथकंडे होते हैं। यह जांच का विषय है और यह जांच सरकार नहीं, चुनाव आयोग करती है और चुनाव आयोग अपने कर्तव्य का पालन सुचारू रूप से करती रही है और आगे भी करेगी, ऐसी उम्मीद चुनाव आयोग से सभी रखते हैं। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपको अब जिस और ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं वह आने वाले 20 वर्षों के लिए है। मास्टर प्लान 2021 31 मार्च को समाप्त होने जा रहा है। आपको पता होगा जो मास्टर प्लान किसी भी राज्य का, किसी भी राष्ट्र का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है, क्योंकि योजना बनाई जाती है जो उस प्रदेश में, उस राष्ट्र में किस तरीके से काम आगे किया जाएगा, कौन से ऐसे प्रावधान हैं जो विकास में बाधक होते हैं, कौन से ऐसे नियम बनाए जाए जो कि विकास की गति को तेज कर सके। इसलिए मास्टर प्लान का शुरुआत किया गया। दिल्ली में सबसे पहले मास्टर प्लान 1962 में आया था। पहला मास्टर प्लान 1962 में दिल्ली में लाया गया और 1981 और 2001 में इसमें व्यापक संशोधन हुए, क्योंकि जो मास्टर प्लान 1962 में दिल्ली में लाया गया उस समय दिल्ली की जो जनसंख्या थी वो आगे इतनी ज़्यादा हो गई जो कि दिल्ली की सारी व्यवस्था चरमराने लगी और सरकार के सामने काफ़ी समस्याएं उत्पन्न हुई और सरकार को सबसे पहले 1981 में और फिर 2001 में व्यापक संशोधन करना पड़ा। मास्टर प्लान 2021 के बाद अब मास्टर प्लान 2041 लाया जा रहा है, लेकिन मास्टर प्लान 2041 उम्मीद है जो 30 सितंबर तक केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय के पास पहुंच जाएगा। इसके लिए मास्टर प्लान के लिए डीडीए के उपाध्यक्ष के यहाँ 3 व्यापक लक्ष्यों और उद्देश्यों के साथ जो दिल्ली विजन 2041 बनाया गया है उसे प्रस्तुत कर विचार विमर्श किया गया है और दिल्ली के विकास के लिए, दिल्ली वासियों के विकास के लिए, दिल्ली के उत्थान के लिए मास्टर प्लान 2041 सभी दृष्टिकोण से बेहतर होगा ताकि कोई समस्या दिल्ली के विकास में, दिल्ली वासियों के उत्थान में ना आए, इस बात का ख्याल रखा जाएगा। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपको यह भी बताएं कि भारत की राजधानी दिल्ली को अगर सुचारू रूप से, व्यवस्थित रूप से आगे लेकर जाना है तो मास्टर प्लान 2041 को बड़े ही सोच समझकर लाने की जरूरत है। भारत की राजधानी दिल्ली प्रदेश की भी राजधानी है। साथ ही हम आपसे पहले भी इस बात का चर्चा कर चुके हैं कि दिल्ली एकमात्र ऐसा कैपिटल है, एकमात्र ऐसा जगह है जहां संपूर्ण विश्व की एम्बेसियां यहाँ दिल्ली में है। दिल्ली में
जब आप प्रवेश करते हैं तो आपके मन में, आपके मस्तिष्क में एक ऐसी छवि स्वतः बनती है जो काफ़ी प्रभावित करने वाला राज्य होगा, काफ़ी प्रभावित करने वाला क्षेत्र होगा, जहां सभी सुख सुविधाएं उपलब्ध होंगी, क्योंकि राष्ट्रपति से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक, प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक सभी यहाँ रहते हैं। बाहर से आने वाले प्रत्येक व्यक्ति के मस्तिष्क में ऐसा विचार कौंता है जो भारत की राजधानी दिल्ली की चमचमाती सड़कें होंगी, पानी जो है इस प्रकार से बह के निकल जाता होगा जो कहीं एक बूंद जल जमाव की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी, कहीं गंदगी नहीं होगी, चारों बगल हरियाली होंगे। कुल मिलाकर यह एक धारणा लोगों के मन में होता है जो दिल्ली में सभी सुख सुविधाएं उपलब्ध होंगी। लेकिन जब वो भारत की राजधानी दिल्ली में प्रवेश करते हैं तो उनकी सोच में अंतर देखने को मिलता है, क्योंकि दिल्ली और एनसीआर मिलाकर एक बहुत बड़ा क्षेत्रफल दिल्ली का हो चुका है और दिल्ली की आबादी और एनसीआर की आबादी दोनों को अगर मिला दिया जाए तो एक बहुत बड़ा आंकड़ा जो कई करोड़ में पहुंच जाता है। इतनी बड़ी भीड़ को नियंत्रित करना, व्यवस्थित करना, उसके लिए यातायात की व्यवस्था करना, उसके रहने की व्यवस्था करना किसी भी सरकार के लिए आसान नहीं है। इसीलिए मास्टर प्लान 2041 लाने से पहले इन सभी मुद्दों को गंभीरता से जानना और समझना होगा और उसी अनुरूप मास्टर प्लान 2041 लाने से ही दिल्ली का और दिल्ली वासी का भला हो सकता है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपको बताएं कि दिल्ली में बारिश होने पर सड़कों की क्या स्थिति हो जाती है, दिल्ली में गंदगी की क्या स्थिति उत्पन्न हो जाती है, यह किसी से छुपी हुई नहीं है। दिल्ली में कानून और व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए दिल्ली पुलिस कप्तान को कितने परिश्रम करने होते हैं, उन्हें रात दिन अपने पुलिस कर्मियों से किस प्रकार उनकी क्षमता से अधिक, उनके ड्यूटी से अधिक काम लेना पड़ता है, यह बात किसी से छुपी नहीं है। मास्टर प्लान 2041 लाने से पहले इस कमेटी के जितने भी सदस्य हैं, इस कमेटी में जिन जिन को रखा गया है उन सभी का यह जिम्मेवारी बनता है कि मास्टर प्लान 2041 लाने से पहले वे उन तमाम बिंदुओं पर गौर करें जो दिल्ली के स्वरूप को बिगाड़ने का अब तक काम करता रहा है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में अभी समय है एक ब्रेक का। हम चलते हैं ब्रेक पर, ब्रेक से लौटकर हम आपसे आगे बात करेंगे। आप इंतजार करें, छोटा सा ब्रेक। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहें अपने क्षेत्र की खबरें। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में ब्रेक के बाद आपका फिर से एक बार स्वागत है।
राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे मास्टर प्लान 2041 की। अब हम आपसे बात कर रहे हैं दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच ने बदमाशों को जमानत के लिए फर्जी मेडिकल रिपोर्ट बनाने वाले डॉक्टर को गिरफ्तार किया है। डीसीपी क्राइम भीष्म सिंह के अनुसार डॉक्टर को द्वारका स्थित आकाश अस्पताल से गिरफ्तार किया गया है। डॉक्टर गजेंद्र नैयर यह बदमाशों को जेल से बाहर निकलने के लिए गलत रिपोर्ट बनाकर देते थे, जिससे अपराधी जेल से बाहर निकलकर फिर से क्राइम करने लगता था। इस तरीके की शिकायत जब दिल्ली उच्च न्यायालय के पास पहुंची तो दिल्ली उच्च न्यायालय ने जुलाई में पिछले वर्ष डॉक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया और उसके बाद डॉक्टर गजेंद्र नैयर को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपको बताएं कि डॉक्टर गजेंद्र नैयर अकेले ऐसे डॉक्टर नहीं है। दिल्ली में कई ऐसे डॉक्टर हैं जो इस प्रकार का अपराध करते हैं। इसी तरीके का एक मामला रजौरी गार्डन का भी है, जहां डॉक्टर अपराधियों को संरक्षित करने के लिए समय समय पर फर्जी सर्टिफिकेट देने का काम करते रहे हैं और इस तरीके की शिकायत मिलने के बाद मामला आगे बढ़ा है और उम्मीद है जो इस तरीके के फर्जी सर्टिफिकेट देने वाले वे डॉक्टर भी कानून के शिकंजे में होंगे। उसी प्रकार से कई ऐसे संगठित गिरोह है जो अपराधियों को संरक्षित करने के लिए कानून का उल्लंघन करने का काम करते हैं। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपको यह बताएं कि अभी अभी एक ऐसे संगठित गिरोह द्वारा जो भूमि कब्जा करने का काम करता है, उसके लिए इसी प्रकार से संगठित गिरोह के सदस्य जो कानूनी रूप से मिले हुए अपने विशेषाधिकार का दुरुपयोग करते हुए उन भूमाफियाओं को बचाने के लिए तरह तरह से कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। इस तरीके की शिकायत बार काउंसिल दिल्ली प्रदेश, नेशनल बार काउंसिल के पदाधिकारी और दिल्ली पुलिस के कमिश्नर, दिल्ली के उपराज्यपाल, प्रधानमंत्री कार्यालय तक को किया गया है और मामला अब क्राइम ब्रांच को दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने सौंप दिया है और जल्द ही इस मसले को लेकर दिल्ली उच्च न्यायालय जाने की तैयारी हो चुकी है। जिस प्रकार से डॉक्टर गजेंद्र नैयर फर्जी सर्टिफिकेट देकर अपराधियों को बचाने का काम कर रहे थे, लेकिन दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा मामले की गंभीरता को देखते हुए उन्हें सलाखों के पीछे तक पहुंचाने का काम किया गया। उसी प्रकार जल्द ही वैसे लोग जो कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, अपराधियों को बचाने के लिए कानून का दुरुपयोग कर रहे हैं, उन लोगों के संदर्भ में उनके पूरे कार्यशैली के बारे में तमाम साक्ष्यों के साथ
दिल्ली उच्च न्यायालय के सामने मामला लेकर जाने की तैयारी की जा चुकी है और जल्द ही दिल्ली उच्च न्यायालय संपूर्ण मामलों की गंभीरता को देखने के बाद जैसा निर्णय देगी उसके अनुरूप कानून अपना काम करेगा। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपको ये भी बता दें कि दिल्ली के कारोबारी को बंधक बनाकर 57 लाख रुपए वसूलने के मामले में विजिलेंस टीम ने 1000 पेज की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दिया है। इंस्पेक्टर विशाल, हवलदार अमित, सिपाही जसवीर और फार्म हाउस के मालिक कुलदीप यादव को आरोपी बनाया गया है। सीबीआई देहरादून ने 20 करोड़ 31 लाख की धोखाधड़ी में दिल्ली की एग्रो फर्म, गारंटर और सरकारी कर्मचारी सहित 6 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम अब आज आपसे यही विदा लेते हैं। आप नेशनल चैनल कात्यायनी पर देश और प्रदेश की अन्य खबरों के लिए बने रहें। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। बिहार सूचना एवं जनसंपर्क विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आने वाले त्योहारों को देखते हुए अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की और अधिकारियों को दिशा निर्देश भी जारी किए। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को विधि व्यवस्था एवं मद्य निषेध से संबंधित उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि पर्व त्योहार को देखते हुए पूरी सतर्कता रखें। होलिका दहन एवं शबे बारात एक ही दिन है, इसको लेकर विशेष निगरानी रखें। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने अपील करते हुए कहा कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए लोग घरों में रहें, सीमित संख्या में ही किसी भी सार्वजनिक आयोजनों में भाग लें। इसके प्रति हम सबको सचेत और सजग रहना है। वैशाली के जिला पदाधिकारी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उप विकास आयुक्त, सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी तथा सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों एवं बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों के साथ कोविड-19 की रोकथाम एवं बचाव से संबंधित समीक्षा बैठक की एवं आवश्यक दिशा निर्देश दिया। सहरसा के जिलाधिकारी श्री कौशल कुमार ने जिले में चल रहे कोविड वैक्सीनेशन कार्यक्रम के संबंध में उप विकास आयुक्त, सिविल सर्जन तथा जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी के साथ समीक्षा बैठक की एवं आवश्यक निर्देश दिया। बेतिया के जिलाधिकारी श्री कुंदन कुमार ने जेई एईएस की रोकथाम हेतु की जा रही तैयारियों की गहन समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने सिविल सर्जन को इसकी रोकथाम हेतु सभी व्यवस्थाएं अपडेट रखने का निर्देश दिया। नवादा के जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक की संयुक्त अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। होली पर्व अच्छे माहौल में मनाने, मद्य निषेध एवं भूमि विवाद से संबंधित विधि व्यवस्था को दुरुस्त करने हेतु सभी संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। बेगूसराय के जिला पदाधिकारी श्री अरविंद कुमार वर्मा ने सभी संबंधित पदाधिकारियों के साथ 7 निश्चय अंतर्गत विभिन्न योजनाओं एवं जल जीवन हरियाली अभियान की समीक्षा की तथा कार्य में प्रगति लाने का निर्देश दिया। भागलपुर के जिलाधिकारी ने मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना अंतर्गत 4 लाभुकों के बीच स्वावलंबन राशि का वितरण किया। इसका उद्देश्य भिक्षुकों एवं अति निर्धन व्यक्तियों को भिक्षावृत्ति से निजात दिलाकर समाज की मुख्य धारा में जोड़ना है। बक्सर के जिला पदाधिकारी श्री अमन समीर ने 7 मृत आंगनबाड़ी सेविका एवं सहायिकाओं के आश्रितों के बीच 4-4 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान का वितरण किया। सीतामढ़ी के जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य विभाग के वरीय अधिकारियों के साथ बैठक कर एईएस और जेई से निपटने एवं कोविड की रोकथाम के संबंध में आवश्यक कदम उठाने हेतु समीक्षा बैठक की। उन्होंने प्रथम व द्वितीय चरण में किए गए कोविड टीकाकरण की विस्तृत समीक्षा की तथा तृतीय चरण की प्रगति की जानकारी ली। साथ ही उन्होंने पेंशन योजना के लाभुकों को टीकाकरण की भी समीक्षा की एवं आवश्यक दिशा निर्देश दिया। कैमूर के जिला पदाधिकारी श्री नवदीप शुक्ला ने मछलियों के परिवहन हेतु मालवाहक वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मत्स्य विकास एवं विपणन योजना के तहत कुल 25 चयनित लाभुकों के बीच वित्तीय वर्ष 2020-21 में 90% अनुदान पर मछलियों के परिवहन हेतु वाहनों का वितरण किया गया।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की हालत पहले से बेहतर, सीने में दर्द के चलते हुए थे अस्पताल में भर्ती। आज पीएम मोदी के बांग्लादेश के दौरे का दूसरा दिन, जेशोरेश्वरी काली मंदिर और मतुआ समुदाय के मंदिर में पीएम मोदी ने की पूजा। बंगाल और असम में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के हुए चुनाव के दौरान बंगाल में कई जगहों पर हुई छुटपुट हिंसक घटनाएं। देश में कोरोना का कहर जारी, 24 घंटे में आए 62,258 नए मामले, 291 लोगों की मौत। आज पूरी दुनिया में मनाया जाएगा अर्थ आवर डे। 1 घंटे के लिए दुनिया भर के लोग लाइटें बंद कर ऊर्जा की बचत और पर्यावरण की सुरक्षा करेंगे। दिल्ली में लॉकडाउन लगाए जाने की अफवाह को लेकर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने दिया बयान। दिल्ली में फिलहाल लॉकडाउन लगने की कोई संभावना नहीं है। त्रिपुरा में हुआ सड़क हादसा, 3 महिलाओं समेत 4 भाजपा नेताओं की मौत। चुनावी बैठक कर लौट रहे थे घर। 28 मार्च को होगा होलिका दहन। होलिका दहन पर पवित्र अग्नि की पूजा कर बुराई पर अच्छाई की जीत की लोग करते हैं कामना। दूसरे वनडे में हार के बाद कैप्टन विराट कोहली ने कहा, जिंदगी में कभी शतक के लिए नहीं खेला मैंने खेल, मेरे लिए टीम की जीत महत्वपूर्ण। भारत के महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर हुए कोरोना पॉजिटिव, जिसकी जानकारी सचिन ने खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दी। राष्ट्र सर्वप्रथम मजबूत कैसे बनेगा, इस संदर्भ में आप राष्ट्रवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारा देश सर्वप्रथम है और हम सभी को मानना है और मानना भी चाहिए कि हमारा देश सर्वप्रथम है, उसके बाद हम हैं। देश है तो हम हैं और इसी के लिए हमें और सभी समय सोचना चाहिए कि हम देश के लिए क्या कर सकते हैं। भारत विश्व गुरु कैसे बनेगा, इस संदर्भ में आपका क्या कहना है? हमारा देश में अपार संभावनाएं हैं। हमारे देश में इतना ज्ञान है और हमारे देश ने पहले भी विश्व को वक्त दिया है और हमें सभी को, यदि हम हमारे सभी नागरिक सभी मिल के एक अपनी क्षमता के अनुसार काम करें तो हम अपने देश को फिर से विश्व गुरु बना सकते हैं। इसकी मगर इसके लिए हमें सभी को मिलजुल के, हमारे जो भी मतभेद हो सकते हैं, मगर हमें सोचना चाहिए कि हमें देश को आगे ले जाना है और विश्व गुरु बनाना है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार से आप क्या चाहते हैं और आम जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे कि राष्ट्र सर्वप्रथम बनने में वे अपना क्या योगदान दें? हमारे देश में जनतंत्र है, लोकतंत्र है और इसीलिए हमारे हाथ में बहुत बड़ी एक तरह से सभी नागरिकों के हाथ में शक्ति है कि हम अपनी सरकार खुद चुन सकते हैं, मगर उसके लिए हमें अपने विवेक का पूरे तरह से प्रयोग करके ही सरकार का चयन करना चाहिए। हमें उस चुनाव करते समय अपने निजी स्वार्थ न देख के या निजी चीज़ों को ना ध्यान रखते हुए हमें देखना चाहिए कि कौन सी सरकार, कौन सी पार्टी हमारे देश को आगे ले जा सके, उसी का हम चुनाव करें। और यदि हम अपने स्वार्थ को अलग रख के यदि चुनाव करेंगे और देश को आगे रखेंगे, सर्वप्रथम रखेंगे, तभी हम एक अच्छी सरकार का चुनाव कर सकते हैं और अच्छी सरकार ही हमारे देश को विश्व गुरु बनाने में सभी का साथ लेकर उसको आगे ले जा सकते हैं। राष्ट्र सर्वप्रथम बनने में भ्रष्टाचार कितना बाधक है, इस संदर्भ में आपका क्या कहना है? हमारे देश में रिसोर्सेज की कमी नहीं, पैसे की कमी नहीं है, मगर उसका एक बड़ा भाग यदि भ्रष्टाचार में चला जाता है तो वो हमारे काम में नहीं आता और उससे देश पीछे चला जाता है। तो हमें भ्रष्टाचार को हर हालत में, हर कंडीशन में रोकना चाहिए, क्योंकि तभी हम विश्व गुरु बन सकते हैं और हम विकास तेजी से करा सकते हैं। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।
करेंगे हम